मोतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। आज यहाँ पर उनके विषय में बातचीत की जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से मोतीराम और यहाँ पर उनके कुछ छोटे छोटे दोहों की व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। ये समस्त पॉइंट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही बनाए गए हैं और आप इसमें से इनमें से किसी का भी प्रयोग उद्धरण के रूप में भी कर सकते हैं। मोतीराम ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं और चिंतामणि तथा भूषण के भाई हैं और उसी परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। ये बूंदी के महाराज भाग सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रम में अपना ललित ललाम नामक अलंकार का ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच बनाया। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। इनके अतिरिक्त इसके दो ग्रंथ और भी हैं, साहित्यतार और लक्षण श्रृंगार। बिहारी सस्सई के ढंग पर इन्होंने एक मोतीराम सस्सई भी बनाई जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इनके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं। मोतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। इस उदाहरण का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, शुक्ल जी का है। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश ये है कि मोतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भाषा के ही समान मोतीराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। आसमान पर चढ़ाने वाले दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला बहुत ही सीधी और सरल है। बिहारी के समान चक्करदार नहीं है। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द वैचित्र को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते थे, उसी पर प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी इनका सच्चा कवि हृदय स्वीकार नहीं किया करता था। वे यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपने स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चल पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव विभूति दिखाते। इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से छांट कर लिए हुए इनके मर्म स्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। रसराज और ललित ललाम आपके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के वे अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में मोतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदग्ध्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं। इसमें उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवैये की लय के द्वारा संगठित होता है। मोतीराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, जो कि दोहों के रूप में ही हैं। पहला दोहा इस प्रकार है। फूलती कली गुलाब की, सखी यही रूप लखे न, मनो बुलावती मधुप को दे चुटकी की सेना।
यहाँ पर इसका आप रूपक समझिए। यहाँ पर ये गुलाब के विकसित होने की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं कि जिस समय गुलाब रात को विकसित होता है तो चटचटाहट की आवाज़ सी होती है। उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मतीराम बोल रहे हैं, एक सखी दूसरी सखी से चटा कर विकसित होती हुई कली का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, इस खिलती हुई आवाज करती हुई गुलाब की कली का रूप सौंदर्य तो देखो ना, कितना कमनीय है, कितना लावण्य भरा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने प्रियतम भ्रमर को रस लेने के लिए चुटकी बजाकर इशारा करती हुई अपने पास बुला रही है। मनो बुलावती मधुप को, भ्रमर को दे चुटकी की सैन। यानी ये जो कली के खिलने की प्रक्रिया में जो आवाज होती है, ऐसा लगता है वो आवाज चुटकी बजाने जैसी है। और इसी का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। दूसरा देखिए, तेरी मुख समता करी, साहस करी निरसंग, धूर परी अरविंद मुख, चंदई लग्यो कलंक। यहाँ भी कह रहे हैं कि जो भी राधिका रानी के मुख से अपनी समता करने की चेष्टा करता है, उसको किसी न किसी प्रकार का कलंक लग ही जाता है। हे राधिका, कमल और चंद्रमा ने तुम्हारे मुख की, तेरे मुख समता करी, तुम्हारे मुख की समता तुलना करने का साहस किया है। इसीलिए तो कमल के मुख पर तो पुष्प रज चिपक गई है और चंद्रमा को कलंक लग गया है। यद्यपि चांद में कलंक और पुष्प में पराग का होना स्वाभाविक है, तथापि यहाँ उसका दूसरा कारण राधा के मुख से उसकी तुलना को बताया गया है। तीसरा है, प्रतिपालक सेवक सकल, खलन दल मलत डांटी, शंकर तुम सम सांकरे, सबल सांकरे काटी। सब सेवकों का पालन करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले, नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले, हे भगवान शंकर, आपके समान दुखों या कष्टों की मजबूत श्रृंखलाओं और जंजीरों को काटने वाला भला मेरे लिए और दूसरा कौन है। यानी हे प्रभु, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। चौथा देखिए, रोज न करी जो तजी चल्यो, जानी अंगार गवार, छेती पालन की माल में तैही लाल सिंगार। यहाँ भी इसका भाव ही हम बता रहे हैं। हे लाल, यदि तुझे रोज न करी, तुझे कोई गवार मनुष्य जो कि तेरे गुणों को पहचानता नहीं है छोड़कर चला भी गया, तो रोष मत कर, तो फिर तू उसका बुरा मत मान। रोष न करी जो तजी चले, जो तुम्हें छोड़ करके चला गया, जानी अंगार गवार, तुम्हारे गुणों को अवगुण समझ करके छोड़ के चला गया, तो तुम उनके प्रति क्रोध मत करो, क्योंकि गंवार लोग भला तुम्हारा आदर न करें, क्षिति पालन की माल में ते ही लाल सिंगार। कहते हैं कि भले ही वो लोग तुम्हारा आदर न करें, पर राजाओं के मुकुटों का तो तू ही श्रृंगार है। अर्थात भाव समझिए, वो कह रहे हैं कि विद्वान या गुणी व्यक्ति का कोई मूर्ख यदि आदर नहीं करता है, अनादर करता है, तो भी उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग तो सदा उनका सम्मान ही करेंगे। राजा जैसे समझदार लोग या विद्वान जैसे समझदार लोग हमेशा उनका सम्मान ही करेंगे, इसलिए मन में दुख नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर विशेष में बताया गया है कि दोहा छंद है इनका, मात्रिक छंद है। दोहे में 4 चरण होते हैं, जिसका प्रथम और तृतीय चरण 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और अंतिम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें 24-24 मात्रा की 2 पंक्तियां हैं, अर्थात 13-11 पर यति होती है। मोतीराम रीति काल के मुख्य कवियों में से एक थे। वे चिंतामणि तथा भूषण के परंपरा से प्रसिद्ध थे, ये भाई परंपरा से प्रसिद्ध थे। मोतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सरलता और अत्यधिक स्वाभाविकता, और भावों की कृत्रिमता तो है ही नहीं। उनकी भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी साहित्यिक ब्रजभाषा है। इनकी भाषा में शब्दाडंबर नहीं मिलता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा के विषय में सुंदर टिप्पणी की है। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मोतीराम की चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।